बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 58। शैतान अपना फंदा फेंकता है। 1951। जोहान्सबर्ग विलियम ब्रैनम की सेवकाई के मारे ऐसा हिल गया जैसे भूकंप का झटका लगा हो, जिसके आत्मिक झटके संपूर्ण दक्षिण अफ्रीकी छोर तक फैल गए थे। जो पहली सभाओं में आए थे, उन्होंने अपने परिवारों और मित्रों को फोन कर करके बताया कि उन्होंने क्या देखा है। हर रात को भीड़ बढ़ती चली गई। मंगलवार 8 अक्टूबर 1951 की रात, जो शहर में बिल की तीसरी रात थी, को 17,000 से ज्यादा लोग अलौकिक रीति से मन की बातों को जान लेने के हैरत अंगेज कर देने वाले वरदान को देखने के लिए मैरानेथा पार्क में आकर जमा हो गए थे। कई एक जो बीमार हाल आए थे, चंगे होकर वापस गए। लगभग प्रत्येक जन उत्तेजित अवस्था में ही वहां से रवाना हुआ, इस खबर को फैलाते हुए कि दक्षिण अफ्रीका में एक नबी आया हुआ है। यह है कि यीशु मसीह इस नबी के अंदर है, उन्हीं कामों को करते हुए जो उन्होंने तब किए थे जब वह फिलिस्तीन की सड़कों पर चलते समय कर रहे थे। बीमारों, अपाहिजों, बहरों, गूंगों, अंधों को उनके हृदयों के गुप्त भेदों को जाहिर करके चंगा कर रहे थे। कुछ भी असंभव नहीं जान पड़ता था। बुधवार की सुबह साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन ने बिल को अपने साथ आकर सुबह का भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण दिया। उनके प्रवक्ता ने बोला, रेवरेंड ब्रैनम, दक्षिण अफ्रीका में कई सारे डॉक्टर क्रिश्चियन हैं। हम डॉक्टर इसलिए बने हैं क्योंकि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। पहल तो हम आपके विषय में यह सोचकर संदेहात्मक थे कि शायद आप क्रिश्चियन साइंस वाली सोच का प्रचार कर रहे हैं कि डॉक्टर व दवाएं खराब होते हैं और उनसे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन यह अब हमारे सामने स्पष्ट है कि आप डॉक्टरों का सहयोग करते हैं। जिस तरह से आप दिव्य चंगाई का प्रचार करते हैं, हम उसका विश्वास करते हैं। रेवरेंड ब्रैनम, हालांकि आपके पीले ज्वर वाले टीके का उद्भवन काल अभी पूरा नहीं हुआ है, हम इसके बावजूद भी आपको अपने देश में यात्रा करने की अनुमति दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हम अपने अस्पतालों के द्वार भी खोल रहे हैं और हमारे मरीजों में से कोई भी जो आपकी सभाओं में जाना चाहेगा, हम यह देखेंगे कि वह वहां पहुंच सके। भोजन के बाद अर्न बैक्स्टर बिल के पास आए और बोले, भाई ब्रैनम, मेरे पास आपके लिए एक खबर है। मैं जानता हूं कि आप डरबन जाना चाहते हैं, लेकिन जोहान्सबर्ग ने सीधे वहां जाने के बजाय नेशनल कमेटी ने एक यात्रा क्रम बनाया हुआ है जो हमें दक्षिण में 1000 मील केपटाउन ले जाएगा, फिर पूर्वी तट पर ऊपर की ओर डरबन। यह कैसा लगता है? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बिल ने कहा, चाहे जितना भी समय हमें डरबन पहुंचने में लगे, क्योंकि वही है जहां जाने की मुझे अगुवाई महसूस हो रही है। हम कब रवाना हो रहे हैं? परसों। यह बिल को जरूर अजीब लगा, क्योंकि वह तो जोहान्सबर्ग में अभी तो बस शुरुआत ही कर रहे थे। न सिर्फ यह कि उनके पास स्थानीय मेडिकल एसोसिएशन की अनुमति थी, उन्होंने तो प्रेस के माध्यम से एक अनुकूल समीक्षा भी दे दी थी, जो कुछ ऐसा था जो कि अक्सर प्राप्त नहीं होती थी। सभाएं तो बहुत ही जबरदस्त रीति से बढ़िया हो रही थी। हर रात भीड़ की तादाद बढ़ जाती थी, ठीक जिस तरह चंगाइयों और आश्चर्य कर्मों की संख्या। क्यों भला वे इतनी जल्दी वहां से रवाना हो? बिल को यह बात तर्क संगत मालूम नहीं पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार वह साउथ अफ्रीकन मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के अतिथि थे, सो यही सही जान पड़ा कि वह उन्हें ही अपने सारे इंतजामों को संभालने दे। उस रात को सभा के बाद में बिल अस्थिर नींद में सोए। भोर में लगभग 2 बजे एक अजीब सी चीख ने उन्हें जगा दिया। वह लड़खड़ाते हुए से अपने बेडरूम की खिड़की पर पहुंचे कि देखें कि किस किस्म के पक्षी ने ऐसी असामान्य आवाज निकाली है। उन्हें धीमी हवा में हिलते हुए सरकंडों के सिवाय कुछ दिखाई न पड़ा। बिस्तर पर वापस आकर उन्होंने दोबारा सो जाने का प्रयास किया, लेकिन कर न सके। यह सोचकर कि पढ़ने से उन्हें शायद झपकी लग जाए, उन्होंने एक लैंप जलाया, बिस्तर पर पीछे हेड बोर्ड से टिक कर बैठ गए और अपनी बाइबल खोल ली। अचानक उनकी खाल में सनसनाहट होने लगी और गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। अपनी बाइबल पर से निगाह उठाकर उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि कमरे में बीचों बीच प्रभु का दूत खड़ा है। उनका श्वेत वस्त्र लैंप की रोशनी में चमक रहा था। खिड़की से आती हवा के झोंके दूत के लंबे काले बालों को लहरा रहे थे। यहाँ तक कि प्राकृतिक रीति से भी वह एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था।
6 फुट लंबाई और कम से कम 200 पाउंड वजन के साथ। अलौकिक में तो वह विस्मयकारी ही था, जिसके कारण बिल का सीना भय से सिकुड़कर एक सख्त गांठ से रिका हो जाता था। दूत ने अपने हाथों को अपने सीने पर एक में दूसरा बांधा और बिल की ओर सख्ती से देखते हुए बोला, उन आदमियों के साथ केपटाउन मत जाना। यहाँ जोहेंसबर्ग में ही रहकर 2 और सप्ताहों की सभाएं करो। कल तुम्हारी मुलाकात एक आदमी से होगी। जब स्वर्गदूत बोल ही रहा था, वह कमरा ऐसा धूमिल हो गया जैसे कि एक ताजी तस्वीर जो पानी वाले रंगों से बनाई गई हो और उस पर साफ पानी फैल जाए। सब रंगों ने आकार लिया। बिल ने स्वयं को एक श्वेत नस्ल पुरुष की ओर देखते पाया। वह धूप से जला हुआ और शक्तिशाली था, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष रही होगी शायद। माथे और आंखों के किनारों पर पड़ी झुर्रियों से अनुमान लगाने पर उसके कान छोटे थे और बड़ी और चपटी नाक थी। उसके सिर पर एक सफारी हैट रखी हुई थी, जिस पर तेंदुए की खाल का टोपी बंद लगा था। दर्शन ने दिखाया कि इस पुरुष को एक चौंकाने वाला स्वप्न आया था। दूत ने कहा, उसका नाम सिडनी जैक्सन है और वह ऊपर उत्तर में एक फॉर्म चलाता है। वह एक महान शिकारी है और वह तुम्हें एक सफारी पर ले जा सकता है। जोहेंसबर्ग में 2 हफ्तों के बाद तुम अगले 10 दिन लीना और सिडनी जैक्सन के साथ शिकार पर चले जाना। फिर सीधे डरबन चले जाना और वहां पर तब तक रहना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। यदि तुम यह चीजें करोगे तो मैं तुम्हें यह देश दे दूंगा। लेकिन इन दूसरे पुरुषों को मनाऊं कैसे? उन्होंने तो मेरी यात्रा योजना पहले से ही स्थापित कर रखी है, ताकि वे जान सके कि यह प्रभु की इच्छा है। कल रेवरेंड स्कूमैन तुम्हें जोहेंसबर्ग में ले जाने वाले हैं। दृश्य बदल गया और बिल ने देखा एक पार्क के किनारे सड़क का एक कोना है, उज्जवल फूल और एक गड्ढे के किनारे पर रंगों को बिखेरे हुए है। बैंगनी रंग के वस्त्र पहने हुए एक स्थानीय महिला उस कोने के पास खड़ी हुई थी। स्वर्गदूत ने कहा, इस चीज पर रेवरेंड स्कूमैन का ध्यान आकर्षित करो। इसके बाद वे तुम्हें प्रिटोरिया ले जाएंगे। दृश्य बदलकर राजमार्ग पर पहुंच गया, जहां पर एक छोटी स्थानीय लड़की सड़क के किनारे मोतीनुमा दाने बेच रही थी। उसके माथे के एक और के बाल रगड़कर साफ हो चुके थे, जहां एक बहुत बुरा जख्म का निशान दिखाई दे रहा था। उसके मोतीनुमा दानों को देखते हुए बिल को एक कांच सी एक कर्कश आवाज सुनाई पड़ी और उन्होंने देखा एक अजीब सी चिड़िया सड़क के पार उड़ती हुई निकली। यहाँ स्वर्गदूत ने कहा, अर्न बैक्स्टर को याद दिला देना कि तुमने कहा था कि ऐसा होगा, ताकि वह समझ जाए कि यह यहोवा यूं फरमाता है। जब तुम प्रिटोरिया पहुंचोगे तो वे तुम्हें दुआ करने के लिए एक आदमी के पास ले जाएंगे, जो यह सोचता है कि उसे कुल्ले का कैंसर हो गया है, पर वह गलत है। वह शल्य चिकित्सा में हुई गलती का परिणाम झेल रहा है। हाल ही में हुए एक ऑपरेशन के दौरान शल्य चिकित्सक से चाकू फिसल गया था, जिसने गलत चीज को काट दिया था। उस आदमी के लिए प्रार्थना मत करना, क्योंकि उसे मरना है। दर्शन उनके चारों ओर घूल कर गायब हो गया और बिल ने स्वयं को वापस वहीं पाया जहां से शुरू हुए थे। बिस्तर में सीधे बैठे हुए, पीठ के बल हेडबोर्ड पर टिके हुए थे। उनकी बाइबल उनकी गोद में थी। पसीने की एक बूंद माथे के किनारे से होकर बह निकली। प्रभु का दूध जा चुका था। बिल तोड़कर पड़ोस के कमरे में गए ताकि अपने प्रबंधक को बताएं, भाई बैक्स्टर जागिए, प्रभु के दूत ने अभी आकर मुझसे मुलाकात की थी और मुझे बताया है कि हम उस यात्रा योजना के अनुसार नहीं चल सकते हैं जो नेशनल कमेटी ने बनाई है। नींद भरी आंखों के साथ अर्न बैक्स्टर ने सिर हिलाया और बुदबुदाते हुए बोले, अच्छा, यह बात आपको कल भाई स्कूमैन को बतानी पड़ेगी। सुबह बिल रेवरेंड स्कूमैन से मिलने के लिए निकल पड़े। उन्होंने उन्हें पा लिया। ठीक जब वह एक काम के लिए निकल ही रहे थे, बिल ने साथ चलने की अनुमति ली। जब उन्होंने दिया गया काम पूरा कर लिया और वापस रियासत की ओर लौट चले, बिल ने अपने मेजबान को पिछली रात दूध के आने का और मुलाकात करने के विषय में बताया। सो आप देखें भाई स्कूमैन, आपको यह यात्रा योजना स्थगित करनी होगी। स्कूमैन ने अपने गंजे सिर पर एक हाथ फिराते हुए कहा, भाई ब्रनम, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सारी तारीखें तय हो चुकी हैं और इंतजाम किए जा चुके हैं। हम लोग कल सुबह क्लर्क स्टॉप के लिए रवाना हो रहे हैं। हम बस अकारण ही ऐसी चीजों को स्थगित नहीं कर सकते हैं। लेकिन वजह तो है, एक अच्छी खासी वजह है। प्रभु ने मुझे बताया है कि मुझे वहां नहीं जाना है।
मुझे माफ कीजिए भाई ब्रनम, हमें उस यात्रा योजना के साथ चलना अनिवार्य है। हम हजारों डॉलर विज्ञापनों पर खर्च चुके हैं और बहुतेरे लोग हैं जो आपके वहां होने की अपेक्षा कर रहे हैं। बिल ने जोर दिया कि उनकी यात्रा योजना स्थगित हो जानी चाहिए, लेकिन स्कूमैन मानने को राजी ही नहीं हुआ। आगे पीछे उन्होंने उसके पक्ष और विपक्ष पर तर्क वितर्क किया। अंततः बिल कुंठित होकर चुप हो गए। उस पल तो वह कहीं भी नहीं पहुंच सके थे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पुष्टिकरण का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने उसे नाश्ते की मेज के लिए बचा कर रखा था। अपनी रियासत में पहुंचकर स्कूमैन ने अपने दरवाजे में गाड़ी मोड़ी और लंबे ड्राइव में बढ़ते चले गए। इससे पहले वे अपने घर तक पहुंच पाते, वह एक अधेड़ उम्र के आदमी और महिला के पास से गुजरे जो कि विपरीत दिशा में से आ रहे थे। जैसे ही स्कूमैन की कार पैदल आते इस युगल के पास से गुजरी, बिल ने उस आदमी को पहचान लिया। भाई स्कूमैन, रुकिए! चौंक कर स्कूमैन ने अचानक से ब्रेक पर पैर मारा। बिल कूद कर बाहर निकले और स्वयं का परिचय उस युगल को दिया। हेलो, मैं भाई ब्रनम हूँ। भाई ब्रनम, मैं यहाँ आप ही से मिलने आया था। मेरा नाम है। मैं जानता हूँ, बिल बीच में ही बोल पड़े। आपका नाम सिडनी जैक्सन है। प्रभु के दूत ने मुझे यह बताया था कि मुझे आराम करने के लिए आपके फार्म पर ही आना है। उसने मुझे यह भी बताया कि आपने मुझे एक स्वप्न में देखा है, एक सिगरेट पीते हुए। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि मैंने एक भी सिगरेट नहीं पी है। प्रभु आपको यह दिखा रहे थे कि मैं उनके प्रति अवज्ञाकारी होऊंगा यदि मैं वह करूं जो नेशनल कमेटी मुझसे करवाना चाहती है। मैं इसके विषय में आपको और बाद में बताऊंगा। क्यों ना आप हमारे साथ वापस चलकर हमारे साथ नाश्ता करें? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैक्सन चेहरे पर अचंभे के भाव लिए हुए बोले। बढ़िया। वैसे मैरियन मेरा बीच वाला नाम है। सिडनी जैक्सन ने अपना मुंह खोला जैसे कि वह कुछ कहने जा रहे हों, लेकिन वह कुछ भी बोलने के लिए कुछ ज्यादा ही भुचक्की अवस्था में थे। सुबह के नाश्ते के बाद बिल ने मुनादी की, मेरे पास करने के लिए घोषणा है। हमें यात्रा योजना क्लर्क स्टॉप या उससे आगे नहीं ले जाना चाहिए। प्रभु ने मुझे 2 और हफ्तों के लिए यहाँ जोहान्सबर्ग में ही रुके रहने को कहा है और फिर उसके बाद श्रीमान जैक्सन के फार्म पर जाकर उनके साथ शिकार पर जाऊं ताकि वहां 10 दिनों तक आराम कर सकूं। फिर मुझे सीधे ही डरबन जाना है और वहां पर तब तक रहना है जब तक वह ही मुझे ना बुलाए। मेरा अंदेशा है कि मुझे डरबन में लगभग महीना भर रहना होगा। यह हर एक के लिए बेचैनी भरा पल था। अर्न बैक्स्टर बोले, भाई ब्रनम, मेरे लिए तो यह बढ़िया है, लेकिन आपको इसके लिए नेशनल कमेटी की अनुमति चाहिए होगी। अच्छा, मैं भाई स्कूमैन को बता चुका हूँ और वह तो कमेटी के अध्यक्ष हैं, सो अब वे जानते हैं। बिल रेवरेंड स्कूमैन की ओर पलटे और कहा, ताकि आप यह जान सकें कि यह सत्य है। आज जब हम शहर में जाएंगे, हमें एक स्थानीय महिला दिखाई देगी जो कि बैंजनी कमीज पहने हुए होगी। एक विश्वास ना करने वाला भाव स्कूमैन के चेहरे पर फैल गया। भाई ब्रनम, मुझे यहाँ रहते हुए जिंदगी बीत गई है और मैंने तो कभी किसी स्थानीय महिला को बैंजनी कपड़ों में पहले नहीं देखा है। अच्छा, आज आप एक को देखेंगे। वह एक पार्क के किनारे खड़ी होगी जहाँ पर ढेर सारी बेंचें होंगी और लोग फूल बेच रहे होंगे। स्कूमैन बाहों को उठाते हुए बोले, मैं जानता हूँ वह पार्क कहाँ है। हम आज वहीं से होकर गुजरेंगे। बिल ने कहा। आगे चलकर भाई बैक्स्टर और मैं प्रिटोरिया की ओर सवारी पर चले जाएंगे और हम रुकेंगे एक लड़की से मिलने के लिए जो माला के से दाने बेच रही होगी। उसके माथे के एक और सिर के बाल साफ किए हुए होंगे वहां से जहां पर एक जख्म का बड़ा सा निशान होगा, जबकि हम उससे उसकी कुछ दाने खरीद रहे होंगे। एक विचित्र सा पक्षी सड़क के पार उड़ता हुआ निकलेगा। इन चिन्हों के द्वारा तुम जान जाओगे कि मैंने तुम्हें जो बताया वह सत्य है। प्रभु नहीं चाहते कि हम उस यात्रा योजना के अनुसार दक्षिण की ओर जाएं। रेवरेंड स्कूमैन ने बंदिश लगाते हुए कहा, मैं कमेटी के दूसरे सदस्यों से बात करूंगा और देखते हैं कि क्या कहते हैं। वे दूसरी चीजों में व्यस्त हो गए। लगभग 10 बजे श्रीमान स्कूमैन ने बिल से शहर में बाजार की ओर गाड़ी से चलने के लिए पूछा। वे स्कूमैन के ऑफिस में रुके। वापस रियासत लौटने के रास्ते में बिल की निगाह पड़ी उस पार्क पर जो उन्होंने पिछली रात को दर्शन में देखा था। रेवरेंड स्कूमैन के कंधे पर थपथपाकर बिल ने इशारा करके बाहर एक स्थानीय महिला दिखाई जो बैंजनी रंग के वस्त्र पहने हुए थी। केवल मात्र जो स्कूमैन ने बोला वह यही था कि अच्छा, आप उसके बारे में क्या जानो?
जब वह वापस रियासत पहुंचे, बिल की मुलाकात हुई जस्टिस ड्यू प्लेसिस से। वह आदमी जिसे दक्षिण अफ्रीका में उनके बाकी सारे समय अफ्रीकांस भाषा के लिए उनका अनुवादक होना था। ड्यू प्लेसिस अक्लमंदी के साथ एक 3 हिस्सों वाले बिजनेस सूट में तैयार था। अपने गंजे सिर और पतले गालों के साथ वह काफी हद तक श्रीमान स्कूमैन जैसा ही लग रहा था। बस चश्मों और दाढ़ी को हटाकर ड्यू प्लेसिस और स्कूमैन को गाड़ी में प्रिटोरिया जाना था, जो कि जोहेंसबर्ग से 29 मील की दूरी पर था, और एक आदमी के लिए प्रार्थना करनी थी जो मर रहा था। उन्होंने बिल से पूछा, क्या वे चलना चाहेंगे? जाहिर सी बात है वे जाना चाहते थे। अन बैक्स्टर भी साथ हो लिए। जबकि वे जा रहे थे, जस्टिस ड्यू प्लेसिस अपने अमेरिकी यात्रियों को दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय संस्कृति की छोटी मोटी बातें समझाते जा रहे थे। राजमार्ग के इस हिस्से के किनारे किनारे अक्सर दर्जनों स्थानीय बेचने वाले फैले हुए थे। वे सड़क के किनारे खोखे लगा लेते हैं, गाड़ी वालों को छोटी छोटी चीजें बेचने की आशा में जो उन्हीं के हाथ की बनाई हुई होती हैं। हम रुककर कुछ एक से बातचीत करेंगे ताकि आप देख सकें कि किस किस्म की हस्तकला बेचते हैं। हो सकता है कि आप यादगारी के लिए कुछ खरीदना चाहो। खिलवाड़ में ही बिल ने अपने प्रबंधक की कमर में मुक्का मारा, लेकिन उन्होंने जस्टिस ड्यू प्लेसिस को पिछली रात के दर्शन के विषय में कुछ नहीं बताया। मील के बाद मील निकलता जा रहा था और वे किसी बेचने वाले के पास से नहीं गुजरे। यह तो अजीब बात हुई, ड्यू प्लेसिस बोले। अक्सर यहाँ पर इसी जगह बहुत सारे बेचने वाले होते हैं। बातचीत बदलकर फिर किसी और चीज पर चली गई। कई मील और गुजर जाने के बाद उस राजमार्ग के एक किनारे पर एक अकेली लड़की जो एक खोखे में बैठी थी। ड्यू प्लेसिस बात करने में इतने व्यस्त थे कि वह कार को उसके सामने से गुजार ले गए। आधा मील आगे जाने के बाद उसने बात करना इतने समय के लिए बंद ही की कि बिल उस बेचने वाली का जिक्र कर सकते थे जिसके सामने से वे गुजरते हुए निकल आए थे। अपने वायदे को याद करके ड्यू प्लेसिस ने कार वापस पीछे की ओर मोड़ी और वापस पीछे की ओर चल निकले। वह स्थानीय लड़की हाथों से तराशे हुए दाने बेच रही थी। उसका चेहरा याद रह जाने वाला था उस जख्म के निशान की वजह से जो उसके माथे की एक लंबी सी धारी बनाए हुए था। ऑन बैक्स्टर ने उसकी एक तस्वीर उतारी। एक कर्कश काय की आवाज सुनकर वह पलटे और उस पक्षी को देखा जो काफी बड़ा, रंग बिरंगा था और सड़क के पार उड़ता हुआ जा रहा था। उन्होंने कहा, देखिए भाई ब्रनम, क्या वह एक विचित्र दिखाई देने वाली चिड़िया नहीं है? वह एक जंगली मोर है, स्कूमैन ने कहा, वापस उस लड़की की ओर इशारा करते हुए जिसके माथे के एक और बड़ा सा निशान था। बिल ने अपने साथियों से पूछा, क्या आपको याद है वह दर्शन जो मैंने आज सुबह आप लोगों को बताया था? बैक्स्टर ने अपना चश्मा उतार लिया। उनकी आंखें अचंभे के कारण फैल गई थी। भाई ब्रनम, यह तो ठीक रीति से वैसा ही है जैसा आपने बोला था। यह होगा। अध्यक्ष की ओर सीधे देखते हुए बिल ने फिर उद्घोषित किया, भाई स्कूमैन, मैं कल उस यात्रा योजना के अनुसार नहीं चल सकता हूँ। मुझे खेद है यदि यह आपके सेवागणों और उनकी योजनाओं में विघ्न डालता है, लेकिन प्रभु ने मुझसे उनके अनुसार ना चलने के लिए कहा है। श्रीमान स्कूमैन खिसिया कर तेजी से बोलने लगे, भाई ब्रनम, हमें उसी के अनुसार चलना होगा। ओह, आपको उसके अनुसार चलना हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं। बिल पलटे और वापस कार में आ गए। अर्न बैक्स्टर भागकर उनके पास आए और फुसफुसाकर बोले, भाई ब्रनम, यदि यह अमेरिका होता तो मेरे पास आपका प्रबंध होने के नाते ना कहने का अधिकार होता कि हम दक्षिण अफ्रीका की इस यात्रा योजना के अनुसार अब नहीं चलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर इन प्रचारकों की दया के हवाले हैं। यह नहीं समझते हैं कि किस प्रकार प्रभु दर्शनों के माध्यम से आपकी अगुवाई करते हैं। मैं 100% आपके साथ हूँ, लेकिन इन लोगों को यह समझाना यह बिल्कुल फर्क बात है। खैर, वे समझे या ना समझे, मैं जानता हूँ कि प्रभु ने मुझसे क्या करने को कहा है और वही है जो करने का मेरा इरादा है। अगली सुबह शुक्रवार 12 अक्टूबर 1951 बिल गाड़ियों के अहाते में आकर लगने की आवाज से जागे। अभी भी अपने पजामों में ही बिल बाहर बरामदे में घूमते हुए निकल आए ताकि देखें कि क्या चल रहा है। उन्होंने यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनको ले जाने वाले उन्हीं गाड़ी में बैठकर दक्षिण ले जाने के लिए आ गए थे। जस्टिस ड्यू प्लेसिस भी अचंभित थे। आप अभी तक जाने के लिए तैयार नहीं हुए भाई ब्रनम?
नहीं श्रीमान, मैंने तो सम्मान तक नहीं बांधा है। मैं तो कहीं भी जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। भला यही होगा कि आप सामान बांध ले, रेफरेंट स्कूमैन बोला। हम लोग आपके तैयार होते ही क्लॉर्क्सट्रॉप के लिए रवाना हो रहे हैं। बिल अपने निर्णय पर दृढ़ता से खड़े रहे। मुझे अगले 2 सप्ताहों तक सामान बांधने की कोई जरूरत नहीं है और इसके बाद मैं जैक्सन के फार्म पर शेरों के शिकार पर जाने के लिए सामान बांधूंगा। तब तक मैं यहाँ जोहेंसबर्ग में ही सभाएं करूंगा। स्कूमैन ने अपना सिर झुका लिया। हम यहाँ की सभाओं का समापन कर चुके हैं। आपने समापन कर दिया। इस बात ने बिल को आघात लगाया। उन्होंने ऐसी चाल को पहले नहीं देखा था और इसने बिल्कुल ऐसी अवस्था में उन पर वार किया जबकि वे इसके लिए तैयार भी नहीं थे। यह तो बहुत ही खराब बात है। प्रभु ने तो यहाँ पर हमें समर्थन प्रदान किया है और रुकने को कहा है। यही हमें होना भी चाहिए। अब इसके विषय में कुछ भी करने के लिए देर हो चुकी है, ड्यूप्लेसिस ने कहा। सारे लोग घर जा चुके हैं, लेकिन हमारे पास एक और भीड़ है जो क्लार्क्सपार्ट में हमारी प्रतीक्षा कर रही है। क्लार्क्सट्रॉप कितना बड़ा शहर है? बिल ने पूछा। यह एक छोटा कस्बा है, लगभग 30,000 लोगों का, स्कूमैन ने उत्तर दिया। बिल का मुंह अचंभे से खुला का खुला रह गया। कितने दूर दृष्टिविहीन आखिर यह लोग हो सकते हैं? जोहेंसबर्ग में 5 लाख लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने तर्क दिया। हम ऐसी छोटी सी जगह जैसे क्लार्क्सट्रॉप है क्यों जा रहे हैं? हमने भाई फोरी से वायदा किया था कि हम आपको उनके शहर ले जाएंगे। रेवरेंड स्कूमैन ने समझाया, जल्दी जल्दी यह भी जोड़ते हुए कि लेकिन हमारी अपेक्षा है कि वहाँ पर 10 से 15,000 लोग हैं जो सभाओं में आएंगे, जिनमें से ज्यादातर आसपास के देहाती इलाकों से आएंगे। इसने बिल को और हिलाया। आप उन सभी को कहाँ समायोजित करोगे? वह कहाँ कैसे खाएंगे? पैर इधर उधर चलने लगे जबकि यह प्रचारक एक दूसरे की ओर शर्मिंदगी के साथ देखने लगे थे। फिर रेवरेंड स्कूमैन ने अंगीकार किया, हम नहीं जानते, लेकिन हमने भाई फोरी से वायदा किया था कि वहाँ हम अक्टूबर 12 तक पहुँच जाएंगे, इसलिए मैं आज ही रवाना होना है। और चूंकि यहाँ पर सभाएं आधिकारिक रीति से समाप्त हो चुकी हैं, अच्छा तो यही होगा कि आप भी हमारे साथ चलें। बिल को समझ में नहीं आ रहा था कि और करे भी तो क्या। अब जोहेंसबर्ग में बने रहने का क्या फायदा था जबकि सभाएं ही समाप्त कर दी गई हैं। बहुत ही बेमन के साथ वे अपने बेडरूम में गए और सामान बांधा। 3 कारें थी जो दक्षिण पश्चिम में 100 मील के रास्ते पर क्लार्क्सट्रॉप को बढ़ी जा रही थी। आर्न बैक्स्टर, फ्रेड बॉसवर्थ, जूलियस स्टैंडस्लेव और बिली पॉल ब्रैनम दूसरी कार में चल रहे थे। बिल सबसे आगे वाली कार में जस्टिस ड्रू प्लेसिस, रेवरेंड स्कूमैन और नेशनल कमेटी के 2 और सदस्यों के संग थे। वह एक सुंदर खुला हुआ गर्मियों का दिन था। रेवरेंड स्कूमैन, जस्टिस ड्रू प्लेसिस और दूसरे कमेटी सदस्य लगातार जीवंतता के साथ उन अद्भुत चीजों के विषय में बातें कर रहे थे जिन्हें उन्होंने जोहेंसबर्ग में खुदा को करते हुए देखा था। इसके विपरीत बिल प्रभु की इच्छा की अपने द्वारा हुई आज्ञाकारिता के विषय में विचार मगन चुपचाप बैठे थे। चुपचाप उन्होंने प्रार्थना की, स्वर्गीय पिता, मैं तो डरबन ही जाना चाहता हूँ जैसा कि आपने मुझसे कहा था, लेकिन मैं इन लोगों की दया पर निर्भर हूँ। क्या आप मुझे मेरी अब आज्ञाकारिता के लिए क्षमा कर देंगे? उन्हें माफ कर दिए जाने की अनुभूति न हुई। मील ब मील उन्हें अपराध बोध गहन होता जाता महसूस होता गया। अंत जब तक कि वह उसे और अधिक बर्दाश्त ना कर सके, कार रोको, उन्होंने आज्ञा दी। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी को किनारे लगाकर रोक दिया। क्या हुआ भाई ब्रैनम? मैं और आगे नहीं जा सकता। भाई स्कूमैन, आपको मुझे वापस जोहेंसबर्ग में ही ले जाना होगा। प्रभु मुझसे आगे न जाने को कह रहे हैं। बाकी की 2 कारें भी वहां पहुंचकर पहली वाली कार के पीछे रुक गई। रेवरेंड स्कूमैन निकलकर दूसरी कार तक गए और बैक्स्टर और बॉसवर्थ ने कहा, वे दक्षिण जाने को मना कर रहे हैं। आप दोनों को जाकर उनसे बात करनी होगी। अर्न बैक्स्टर और फ्रेड बॉसवर्थ अपनी कार से उतरे और चलते हुए वहां पहुंचे जहां पर बिल खड़े हुए थे। बाकी के प्रचारक उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। बैक्स्टर ने पूछा, भाई ब्रैनम, क्या बात हो गई? भाई बैक्स्टर, मुझे जोहेंसबर्ग में ही सभाएं लेना है 2 और सप्ताहों तक। फिर उसके बाद भाई जैक्सन के साथ अगले 10 दिनों के लिए शिकार पर जाना है और फिर सीधा डरबन जाना है। यदि मैं क्लार्क्सट्रॉप जाता हूँ तो मैं प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करूंगा।
इस झुंड में बिल की सेवकाई पर फ्रेड बॉसवर्थ से ज्यादा मजबूती से विश्वास करने वाला कोई भी और नहीं था, जो कि 74 वर्ष की एक पुराने समय के प्रचारक थे, जिन्होंने स्वयं ही 1920 और 1930 के दशकों के दौरान बड़ी बड़ी चंगाई सभाएं की थी। 1948 में बिल की सभाओं में से एक में आने के बाद बॉसवर्थ इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि वे अपनी सेवानिवृत्त अवस्था से निकलकर बिल के प्रबंधकों में से एक बनकर वापस आ गए थे। अब अपनी विशेषता के विपरीत उन्होंने भी पाला बदल लिया। भाई ब्रैनम, आप गलत हैं। अगर आप इन लोगों के साथ दक्षिण में जाएंगे, मुझे विश्वास है कि आपको वहां पर आपके मांगने या सोचने से भी कहीं ज्यादा बहुतायत से देखने को मिलेगा। इफिसियों 3:20 का हवाला देते हुए बिल को यह ऐसा लगा जैसे विश्वासघात का छुरा पीछे से उनकी पसलियों में घोंप दिया गया हो। डैडी बॉसवर्थ, मैं आप पर स्तंभ हूँ। ना जाने कितनी बार आपने मंच पर खड़े होकर मुझे यह कहते हुए सुना है, यहोवा यूं फरमाता है। क्या कभी वह गलत साबित हुआ है? अपनी आंखों को बिल की दोष लगती निगाहों से हटाकर बॉसवर्थ मुंह ही मुंह बोले, अच्छा, इस बार मैं सोचता हूँ कि आप गलत हैं। दक्षिणी अफ्रीकी प्रचारक झुंझला गए। उनमें से एक व्यक्ति गुस्से से बोला, क्या आपको नहीं लगता कि खुदा आपके अलावा भी किसी से बात कर सकता है? बिल ने रूखेपन से बोला, कोरा को भी एक दिन यही विचार आया था और उसने भी मूसा को यही बोला था, लेकिन पृथ्वी खुल गई थी और कोरा को निगल लिया था। गिनती 16। मैं नहीं जानता कि सज्जनों को खुदा ने क्या बताया है। मैं उसका न्याय नहीं कर सकता। मैं तो बस वही जानता हूँ जो उसने मुझे बताया है। खुदा ने हमें यही यात्रा योजना बनाने को कहा है, एक सेवक जोर से बोला, और खुदा ने मुझसे कहा है कि उसके अनुसार मत चलना। बिल ने विरोध किया। बहस जारी रही। अंत अर्न बैक्स्टर ने बिल को एक और खींचा और फुसफुसा कर कहा, भाई ब्रैनम, हम यहाँ पर एक खराब हालत में फंस गए हैं। हमारे पास हमारे अपने कोई पैसे या स्रोत नहीं है, इसलिए हमें इस मामले को व्यवहार कुशलता पूर्वक सुलझाना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप उस शिकार यात्रा के विषय में और जिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वे यह सोचेंगे कि आप अफ्रीका असल में एक शिकार यात्रा के लिए आए हैं। इन प्रचारकों में से आधे तो पहले से ही ये समझते हैं कि एक मसीही को तो शिकार करना ही नहीं चाहिए। जब आप शिकार की बात करते हैं, वे उन हजारों लोगों की सोचते हैं जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, और तब वे यह सोचते हैं कि आप गलत हैं। बिल ने पर्याप्त ऊंची आवाज में उत्तर दिया जिससे कि बाकी सब भी सुन सके, यदि मैं अपने जीवन में फिर कभी भी शिकार ना खेल पाऊं तो इसकी मुझे कोई भी परवाह नहीं है। मैं केवल वही करना चाह रहा हूं जो खुदा ने मुझे करने को कहा है। भाई बैक्स्टर, आप मेरे साथ पर्याप्त रहे हैं यह जानने के लिए कि जब मैं एक दर्शन देखता हूँ और प्रभु के नाम में आपको कुछ बताता हूँ। अर्न बैक्स्टर बीच में ही बोले, भाई ब्रैनम, यदि आप एक दर्शन का अनुसरण कर रहे हैं तो फिर मैं अब बीच में नहीं रोकूंगा। जो कुछ भी आप करने का निर्णय लेते हैं, मैं आपके साथ ही खड़ा रहूंगा। वापस आगे वाली कार के पास खड़े हुए उन प्रचारकों की तरफ घबराते हुए देखकर उन्होंने बोला, पर क्योंकि आप इस नेशनल कमेटी के साथ फंसे हुए हैं और दोपहर बाद शाम के आसपास का समय भी हो चला है, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्लार्क्स पास चलें और उन लोगों के लिए जो वहां पर हैं प्रार्थना कर लें? उसके बाद हम वापस जोहेन्सबर्ग लौट सकते हैं, यदि आप यही चाहते हैं तो। यह स्थान जहां पर सड़क घूमता था ढेरों श्लभ वृक्षों की छाया से घिरा हुआ था। बिल ने हाथ ऊपर उठाया और एक नीची डाली में से पत्तियां नोच ली, उन्हें अपनी मुट्ठी में लेकर कार तक पहुंच गए और उनको उन प्रचारकों के पैरों में फेंक दिया। ठीक है, आंसुओं से भरी आंखों के साथ उन्होंने बोला, हम लोग आज रात की सभा के लिए कॉर्कस्ट्रॉप चलेंगे, लेकिन याद रखना, यहोवा यूं फरमाते हैं, इसी घड़ी से लेकर आगे को हम खुदा की इच्छा से बाहर हैं, और अब जब तक हम जोहेन्सबर्ग वापस नहीं लौट आएंगे, सिवाय परेशानी व समस्या के कुछ और नहीं आएगा।
जैसे ही वे लोग क्लार्कस्ट्राप पहुंचे, उन्होंने देखा कि बिल की जोहेंसबर्ग वाली सभाओं ने बाकी सारे दक्षिण अफ्रीका में कितनी जबरदस्त तरीके से हिलाया था। 10,000 से अधिक लोग यूरोप वंशी इस छोटे से प्रांतीय नगर में उमड़ आए थे। उनकी जरूरतों को संभाल पाने के लिए, जिसकी क्षमताएं बहुत ही कम थी, उन सैकड़ों तंबुओं और कैंपों को टीलों और मैदानों पर बने देखकर बिल के चालक ने उत्तेजित स्वर में कहा, लगता है कि आज रात को हमारी सभा बढ़िया रहेगी। बिल ने अपना सिर झुका लिया और बेचारे उन लोगों के लिए खेदित महसूस करते हुए, जिनमें से ज्यादातर बीमार थे, जो असहाय रीति से मौसम की मार झेलते हुए खुले में पड़े रहने को मजबूर थे, वे गाड़ी से पास्टर P.F. फोरी के घर पहुंचे, जहां उन्हें ठहरना था। उस शाम को भाई बॉसवर्थ ने क्लार्कस्ट्रॉप प्रार्थना सभा श्रृंखला की शुरुआत की। हालांकि इससे पहले कि बिल सभा में जाने के लिए फोरी के घर से निकल पाते, एक उष्णकटिबंधीय तूफान आ गया। बादलों की गर्जनें तोप के धमाकों की तरह कड़क रही थी, जबकि भीषण वर्षा ने घास को लिटा दिया था। जल्दबाजी में सभा को स्थगित कर दिया गया, लेकिन फिर भी इससे पहले कि बैक्स्टर, बॉसवर्थ, स्कूमैन और बाकी के प्रचारक फोरी के घर वापस लौट पाते, मध्य रात्रि हो चुकी थी। ओह मेरे, हमने आज रात क्या कोशिश की है। फ्रेड बॉसवर्थ अपना पूरी तरह से भीगा हुआ कोट व हैट उतारते हुए बोले। मैंने आपको नहीं बताया था कि ऐसा ही होगा, बिल ने कहा। प्रभु ने मुझे हिदायत दी थी कि यहाँ न आऊं। मैं उसकी इच्छा से बाहर हूँ। मुझे वापस जोहेंसबर्ग जाना है। दक्षिणी अफ्रीकी प्रचारकगण राजी नहीं हुए। उनमें से एक ने कहा, हम वापस नहीं जा सकते हैं। हमने यह वायदे किए हैं और हमें उन्हें निभाना ही है। इसके अलावा एक और बोला, ऐसे तूफान तो हमें यहाँ हर समय मिलते ही रहते हैं। यह वाला भी रात भर में उड़कर निकल जाएगा और कल सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। गर्जनों वाला वह तूफान रात भर में वाकई में समाप्त हो गया और शनिवार की सुबह हुई एकदम साफ और वायदे की गर्माहट से भरी हुई। लेकिन उस शाम को, जबकि वे तैयार हो रहे थे ताकि बिल को सभाओं में ले जाएं, एक बेमौसम की शीत लहर चली आई। तापमान गिरकर लगभग जमा देने की हद तक पहुंच गया और शीत लहर कंपकपा देने वाले बल के साथ बहने लगी। सभा को फिर से स्थगित कर देना पड़ा। मैंने नहीं बताया था आपको, बिल ने कहा। अब कल रात को एक भूकंप आ जाएगा। नेशनल कमेटी के सदस्य एक दूसरे को घबराहट भरी निगाहों से देखने लगे। वे आंते इस असामान्य आदमी की बातों को गंभीरता से सोचने पर मजबूर हो गए थे, जिसने कहा था कि उससे एक स्वर्गदूत ने बात की है। जस्टिस ड्यूप्लेसिस ने पूछा, क्या आपका मतलब वाकई में यह है कि कल रात एक भूचाल आएगा? मुझे नहीं पता कि आएगा कि नहीं आएगा, बिल ने स्पष्ट किया। मैंने बस एक बात कही थी, लेकिन कुछ ना कुछ बुरा ही होगा, क्योंकि हम खुदा की इच्छा से बाहर चले आए हैं। श्रीमती फोरी ने मेज पर कुछ जलपान सामग्री रखी और फिर वार्तालाप को सुनने के लिए बैठ गई। बिल ने अपनी कुर्सी में आगे की ओर झुक कर कहा कि इस दोपहर दिन में ही उन्होंने श्रीमती फोरी का एक दर्शन देखा था, लेकिन उसे बोल नहीं सकते थे जब तक सभी लोग मेज पर ठीक उसी प्रकार ना बैठे हुए हों जैसे ही दर्शन में दिखाया गया था। उन्होंने श्रीमती फोरी को उन चीजों के बारे में बताया जो उनके बचपन में घटित हुई थी। फिर उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें हृदय रोग और पेट की समस्या है, जो घबराहट की वजह से पैदा हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें चंगा कर दिया है। अचंभे से भरे हुए वाक्य दक्षिण अफ्रीकी प्रचारकों के मुंह से निकलने लगे। बिल ने पूछा, क्या अब आप मेरा विश्वास करते हैं? खुदा ने मुझसे कहा है कि वापस जोहेंसबर्ग लौट जाऊं, वहां पर 2 हफ्तों तक रहूं, फिर भाई जैक्सन के फार्म पर आराम करने के लिए चला जाऊं और फिर वहां से सीधा डरबन चला जाऊं। उसके बाद मैं घर लौट जाऊंगा। फ्रेड बॉसवर्थ ने कहा, भाई ब्रनम, यदि आप उस रास्ते से जाएंगे तो उतनी तादाद में स्थानीय अफ्रीकी लोगों को प्रचार नहीं कर पाएंगे जितना कि आप इन छोटी छोटी जगहों से होकर यात्रा करते हुए कर सकते हैं। इस बात पर दक्षिण अफ्रीकी प्रचारकगण चुप रहे, यह जानते हुए कि ज्यादातर सभाएं जो उन्होंने रखी हैं वे जनता के यूरोपीय हिस्से के लोगों के लिए है। बिल को यह काफी बाद तक यह ज्ञात नहीं हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका में डरबन ही वह इकलौती जगह थी जहां पर स्थानीय अफ्रीकी लोगों को
श्वेत अफ्रीकियों के साथ सभाओं में आने की अनुमति मिलेगी। बोसवर्थ ने आगे बोला, भाई ब्रहणम, यदि आप इसी यात्रा योजना के अनुसार दक्षिण की ओर ही बढ़ते जाएं, तो मुझे अभी भी विश्वास है कि आप खुदा को हमारे सोचने और मांगने से भी कहीं अधिक बढ़कर काम करते हुए देखेंगे। एक थका हुआ हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखकर बिल बोले, भाई बॉसवर्थ, हमने कितनी लड़ाइयां मिलकर साथ लड़ी हैं और अब आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं। मैं आपसे यीशु के नाम में बता रहा हूं कि हम उसकी इच्छा से बाहर हैं और यह यहाँ से लेकर आगे तक सिवाय समस्याओं के कुछ और नहीं होगा। फिर भी रेवरेंड स्कूमैन बोले, हमने पहले ही कुछ भाइयों को अपनी जुबान दे दी है, इसलिए हमें इस यात्रा योजना को अंत तक पूरा करना अनिवार्य है। क्योंकि वे लोग अलौकिक अगुवाई के तथ्य को स्वीकार नहीं कर रहे थे, बिल ने व्यवहारिक समझ से कोशिश की। इसे जरा तर्क संगत रीति से 1 मिनट के लिए देखें। जोहेंसबर्ग में हमें अखबारों और मेडिकल एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त है और वहां पर सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनको खाने और सोने की जगह भी सुलभ है। लेकिन यहाँ पर तो लोग खुले में पड़े हुए हैं और खाने के लिए कोई भी जगह भी उन्हें सुलभ नहीं है। कल रात को तो वे लगभग डूब ही गए थे और आज रात वे बाहर वहां पर ठंड में जमे जा रहे हैं। यदि आप इसे प्राकृतिक रीति से भी देखें तो भी क्या जोहेंसबर्ग वापस जाना समझदारी नहीं प्रतीत होती है। कुछ बुदबुदाना और खकार कर खांसने के उपकरणों का आदान प्रदान प्रचारकों में होने लगा, जिसके बाद स्कूमैन ने उत्तर दिया, भाई ब्रनम, हमने हजारों डॉलरों का निवेश इस यात्रा के लिए प्रसार प्रचार में कर दिया है। हमारे पास इमारतें और मैदान पहले से ही किराए पर लिए गए हैं, तारीखें स्थापित की जा चुकी हैं, समय भी सुनिश्चित किए जा चुके हैं, लोग अपनी योजनाएं बना चुके हैं और कुछ एक तो पहले यात्रा करके पहुंच चुके हैं। हमने वायदे किए हैं और हम अपने वचन पर पलट नहीं सकते हैं। बिल ने कहा, अच्छा, मैंने किसी से कोई वायदा नहीं किया है और सुबह मैं वापस जोहेंसबर्ग वापस लौट जाऊंगा। जस्टिस ट्रू प्लेसेस ने कहा, वहां पहुंचकर आप क्या करेंगे? यहाँ वह फंस गए। बिल के पास कोई धन नहीं था और वह स्वयं अकेले कुछ भी नहीं कर सकते थे। सो भले ही वह अकेले लौटकर जोहेंसबर्ग चले जाएं, उन्हें इन्हीं लोगों के सहयोग की जरूरत थी जो इस समय इस काम का विरोध कर रहे थे। वह बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, जबकि वह बैठकर वहां अपनी असमंजस्य की हालत पर मनन कर रहे थे। अचानक से उन्हें वह भविष्यवाणी याद आई जो उन्हें श्रीपोर्ट लुजियाना में मिली थी, जब प्रभु ने उन्हें चेतावनी दी थी कि शैतान दक्षिण अफ्रीका में उनके लिए एक फंदा लगाने जा रहा है। बिल ने तो सोचा था कि उस फंदे का संबंध किन्हीं तांत्रिकों, टोनों या फिर दुष्ट आत्माओं से होगा, लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं था। यही तो था फंदा। ठीक यहाँ पर उनके मसीही भाइयों के बीच उनके डिनोमिनेशनल तंत्र के राजनीतिक जबड़ों ने उन्हें चारों ओर से जकड़ लिया था। उनको अपने ठंडे सख्त दांतों के बीच दबाकर उन्हें वे करने से पूरी तरह रोक दिया था जो प्रभु ने उनसे करने के लिए कहा था। उनकी परिस्थिति आशा विहीन जान पड़ती थी। बिल ने अपने प्रयोजकों को चेतावनी दी, जैसा कि बहुत समय पहले पौलुस ने कहा था, तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी और क्रेते से लंगर नहीं उठाना चाहिए था, जिसके कारण यह समस्या आ पड़ी है। प्रेरित स्थाई की 21। अब भाइयों, खुदा की एक अनुमोदित इच्छा होती है, लेकिन मैं कभी भी उसकी अनुमति वाली इच्छा में काम करना पसंद नहीं करता हूँ। मुझे उसकी सिद्ध इच्छा ही चाहिए होती है। कमेटी के सदस्यों को खुदा की अनुमति वाली इच्छा के होने वाला विचार बड़ा अच्छा लगा। एक बोला, मैं सोचता हूँ कि यह एक मामला है जहाँ खुदा की अनुमति वाली इच्छा में काम करना भला है। भाई ब्रनम, आप प्रभु से पूछ क्यों नहीं लेते यदि आप कर सके तो? इस समय तक सुबह के 2 बज गए थे। वे लोग 10 बजे से अभी तक बहस करते आ रहे थे। थके और हतोत्साहित होकर बिल ने कहा, ठीक है, मैं इसके लिए एक बार और प्रार्थना करूंगा। बिली पॉल ब्रनम, जो कि पिछले 4 घंटों से चलते इस तर्क वितर्क को चुपचाप सुनते जा रहे थे, अपने पिता के पीछे पीछे सोने वाले कमरे में चले गए और दरवाजे को बंद कर लिया। उन्होंने देखा वह कमरे की दूसरी ओर तक चलकर खिड़की पर पहुंचकर बाहर हवा के तूफान को देखने लगे, जो कि अभी भी बाहर चल रहा था। उनके पिता कुछ झुके हुए से कंधों के साथ खड़े हुए थे। ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि एक हारा हुआ व्यक्ति हो।
कमरे को पार करके बिली पॉल ने अपनी एक बांह अपने पिता के कंधे पर रखकर कहा, डैडी, आप उन प्रचारकों के दल की मत सुनिए। आप वही कीजिए जो खुदा आपसे करने को कह रही है। बिली, मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरह से वह करूँ जो खुदा चाहते हैं कि मैं करूँ। मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। यदि मैं अब जोहान्सबर्ग लौट भी जाऊं, मुझे समझ नहीं आता कि वहां पर भी इन आदमियों की सहायता के बिना मैं सभाएं कैसे करूंगा। और तुम देख ही रहे हो कि यह लोग साथ दे ही नहीं रहे हैं। यदि मैं कभी भी एक चट्टान और कठोर स्थान के बीच फंसा हूँ तो वह इस समय है। डैडी, यदि पूरे देश में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, मैं आपके साथ हूँ। बिल ने अपने बेटे को गले लगा लिया। मेरे साथ प्रार्थना करो बिली। वे दोहरे पलंगों के बीच घुटनों पर झुक गए और इकट्ठे प्रार्थना करने लगे। लेकिन जल्दी ही बिली पॉल बहुत रात हो जाने के कारण नींद में पड़ गए और अपने बिस्तरे पर चढ़कर जाकर सो गए। बिल दूसरे हाथ पर सो पाने के लिहाज में बहुत परेशान थे। उनके विचार उस चट्टान और कठोर स्थान के बीच लगातार इधर से उधर और उधर से इधर झिटक रहे थे जिसके बीच वे फंस गए थे। किसी तरह से उन्हें उन्हीं लोगों के विरोध में खड़ा होना था जिन्होंने उनको दक्षिण अफ्रीका आमंत्रित किया था। वह उन्हें सुनने के लिए कैसे राजी करे? क्या हो यदि वह उन्हें राजी नहीं कर सके तो? कैसे वह खुदा की इच्छा जोहान्सबर्ग और डरबन दोनों में इन आदमियों के संयोग के बगैर ही पूरी कर सकते थे? उनकी कश्मकश अजेब प्रतीत होती थी। उनके सिर में होती अनुभूति ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कि एक गीला धुलाई का कपड़ा लगातार ऐंठा जा रहा हो, धीमे धीमे निचोड़कर सारा पानी निकला जाते हुए। और वह पानी उनकी आंखों के कोनों से निकल रहा था जिसमें हल्का सा नमक भी मिला था। सुबह के लगभग 3 बजे बिल को प्रभु के दूत की उपस्थिति का एहसास हुआ। अगले ही पल हवा में एक ज्योतिपुंज बन गया। फिर वह उठकर छत तक पहुंच गया, प्रभु के दूत को अपनी सुनहरी लो के नीचे खड़ा छोड़कर। बाहर ऊंचे उठते और फिर कम पड़ते जोरदार थपेड़ों के साथ खिड़की के पल्लों को खड़खड़ाती हुई हवा चल रही थी। बिल डर से कांपने लगे। हर बार जब वह प्रभु के दूत के आमने सामने मिलते थे, उन्हें वही बेजान कर देने वाला डर महसूस होता था। अलौकिक उनके लिए कभी भी सामान्य नहीं बन सका था। वह एक ऐसा आयाम था जिसे समझना असंभव था और उनकी इंसानी चेतनाओं के द्वारा झेल पाना कठिन था। लेकिन जबकि वह थरथरा रहे थे, वह शुक्रगुजार थे कि दूत आ गया था। शायद अब वह गुत्थी सुलझ जाए। बिल ने पूछा, यह लोग कौन है और इनकी मंशा क्या है? दूत हाथों में हाथ डाले खड़ा रहा। हालांकि बिल ने कभी भी दूत को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। इस वक्त भेदती हुई उसकी निगाहें बहुत घातक लग रही थी। उनके साथ चले जाओ, स्वर्गदूत ने सख्ती से बोला, क्योंकि तुमने उन्हीं के साथ शुरू किया था। अब तुम्हें इसे करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, यदि तुम उनके साथ दक्षिण में जाते हो तो इसके लिए तुम्हें पीड़ित होना पड़ेगा। बिली पॉल को जगाओ और उसे बताओ, यहोवा यूं फरमाते हैं, कल की सुबह भोर गर्माहट भरी और सुंदर होगी। वे बिली पॉल को जल्दी ही संडे स्कूल ले जाएंगे क्योंकि सभाओं के शुरू होने में इतना विलंब हो गया है। अर्न बैक्स्टर बिली पॉल को तुम्हें ले आने के लिए वापस भेज देगा ताकि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना कर सको। तुम जाने के लिए तैयार रहना। तुम्हारा बेटा एक युवा आदमी के साथ एक काली कार में लौट कर आएगा। रास्ते में वह एक और आदमी को साथ लेने के लिए रुकेगा। उसके बाद यहाँ पर बिल को 2 स्थानीय मूल के आदमी दिखाई दिए जो कि एक पुल के किनारे एक यूकेलिप्टस वृक्ष के पास खड़े थे। उनमें से एक स्थानीय मूल का आदमी ने, जो सफेद सफारी सूट पहने हुआ था, अपना हाथ उठाकर रखा था और दूसरे स्थानीय मूल के आदमी को एक छड़ी से मारने जा रहा था। स्वर्गदूत ने कहा, बिली पॉल, तुम्हारा ध्यान उस ओर आकर्षित करेगा। इन चिन्हों के द्वारा तुम यह जान जाओगे कि मैंने तुम्हें दक्षिण जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन याद रखना, तुम्हें इसके लिए कष्ट झेलना पड़ेगा। जब वह दर्शन से बाहर आए, स्वर्गदूत जा चुका था। बिल ने अपने बेटे को उठाया और कहा, बिली, प्रभु के दूत ने अभी आकर मुझसे मुलाकात की है। उन्होंने बिली पॉल को वह सब बता दिया जो कुछ स्वर्गदूत ने कहा था।
तब फिर वह तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ गए जहां वह बैक्स्टर, बॉसवर्थ और स्टड्सक्लेव सो रहे थे। भाइयों जागो, मेरे पास यहोवा यूं फरमाता है, उसने मुझे तुम्हारे साथ दक्षिण जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन मुझे इसके लिए कष्ट भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यह खुदा की सिद्ध इच्छा नहीं है। वास्तव में तो हमारी सभाएं उतनी सफल नहीं होंगी जितनी हो सकती थी, क्योंकि असल में तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। कल सुबह तूफान समाप्त हो जाएगा। और फिर वहां से उन्होंने उन लोगों को दर्शन का बाकी विवरण बताया। रविवार की सुबह भोर ऐसी साफ, शांत और गर्माहट भरी थी जैसे स्वर्गदूत ने बताई थी कि होगी। बिली पॉल, अर्न बैक्स्टर और नेशनल कमेटी के सदस्यों के साथ संडे स्कूल चला गया। जल्दी ही दो युवा आदमी एक काली कार में बिली पॉल को वापस घर ले आए ताकि वह अपने पिता को ले जा सके। बिल तैयार थे। सभा स्थल की और अपने रास्ते पर वे एक संकरे पुल से होकर गुजरे। वहां पर एक यूकेलिप्टस वृक्ष के पास वहां के दो मूल निवासी खड़े थे, जिनमें से एक सफेद सफारी सूट पहने हुआ था। बिली पॉल ने इशारा किया, देखिए डैडी, उस आदमी के हाथ में एक छड़ी है और वह उस दूसरे आदमी को मारने जा रहा है। बिल ने सिर हिलाया। याद है मैंने तुम्हें पिछली रात को क्या बताया था पॉल? मैं दक्षिण जा रहा हूँ, पर मुझे इसके कारण कष्ट भुगतना पड़ेगा।